So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है, ये उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो अभी क्लास 12th के अंदर है और 2025 के अंदर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे, या फिर वो बच्चे जो अभी नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। तो उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे आपके सीबीएसई सिलेबस के अंदर। अगर मैं नीट एग्जामिनेशन की भी बात करूं तो उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन के 3 चैप्टर्स ही आएंगे। जबकि लास्ट ईयर या फिर अभी मैं बोलूं अगर जो 2024 में जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ, ठीक है, जो 2024 में सीयूईटी का एग्जाम हुआ उसमें चैप्टर नंबर 1 जो अभी सीबीएसई के सिलेबस से कट चुका है और नीट के सिलेबस से भी ये चैप्टर डिडक्ट हो चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर सीयूईटी के अंदर आया था, बट सीबीएसई या फिर जो नीट एग्जामिनेशन है उसके अंदर उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो हो सकता है इस साल सीयूईटी से भी वो चैप्टर डिडक्ट हो जाए। अगर वो चैप्टर आएगा भी तो उस चैप्टर को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे जब सीयूईटी आने वाला होगा। बट अभी के लिए हम लोग सारा 12th का सिलेबस जितना भी सीबीएसई सिलेबस है वही सिलेबस, क्योंकि आपका नीट में भी आएगा एंड शॉर्ट शॉर्ट वही सिलेबस जो है वो सीयूईटी के अंदर भी आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीबीएसई के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ये रिप्रोडक्शन यूनिट का अभी फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसके बाद में एक और जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर होगा दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमें ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ये जो पीडीएफ रहने वाली है नोट्स की, आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, और ये जो पूरी पीडीएफ रहेगी जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, जहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इसको फर्दर रेफरेंस के लिए यानी कि अपने फ्यूचर रिविजन्स के लिए या फ्यूचर स्टडीज के लिए इसको आप संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा तो एक कंप्लीट पीडीएफ जो होगी, कंबाइंड पीडीएफ जो होगी वो पूरे चैप्टर की भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल और एक डिस्कशन ग्रुप भी है। ठीक है, एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ही जितने भी नोट्स रहेंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपडेट करती हूँ। तो वहां से आप जाके जो है नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो वीडियोस रहेंगी ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सीबीएसई के लिए तो अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं और आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आप एक 10 ईयर्स अपनी और कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं भी एग्जाम्पलर या फिर 10 ईयर्स जो रहेंगे उनका डिस्कशन इसी चैनल के ऊपर करूंगी। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, एक तो देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं कि कुछ केसेस में देखने को मिलती है। ठीक है,
और प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो प्लांट्स है ना, वो प्लांट्स की कैटेगरी या वो प्लांट्स की क्लास जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है, उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एंजियोस्पर्म्स के अंदर जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, वही जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है, उसी को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हमें पता है। द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents, the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us are all an aid to sexual reproduction। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस के होंगे। ठीक है, या फिर डिफरेंट तरीके की, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, दे आर एस्थेटिक, दे आर ऑफ हाई ऑर्नामेंटल वैल्यू। ठीक है, उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, देन ऑल्सो हम लोग फ्लावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, अगर हम लोग बात करें कि जो फ्लावर्स इतने सुंदर होते हैं, या फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है, या फिर जो फ्लावर्स की जो ब्यूटी है, जो फ्लावर्स के ब्राइट कलर्स है, क्या वो सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए या फिर सिर्फ हमें खुश करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी वजह से, या फिर ये बोला जाए कि वही जो चीजें होती है ना, यही पर्टिकुलर फीचर्स जो होते हैं फ्लावर्स के, वही क्या करते हैं, एक फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर क्या हो रहा होता है, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा होता है, वहां पर पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा हम लोग इसी चैप्टर के अंदर फर्दर पढ़ेंगे। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये जितने भी फीचर्स फ्लावर्स के देखने को मिलते हैं, ये सारे जो होते हैं, दे एक्ट एज एन एड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स टू अकर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। एंड प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दे शो अ डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, flowers and floral parts to ensure the formation of fruits and seeds। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे फिर वो इन्फ्लोरेसेंस है, या आपके फ्लावर्स है, या फिर कोई और प्लांट पार्ट है। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये इस तरीके से होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो इस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं फ्लावर्स के अंदर, ताकि क्या हो सके, हम लोगों को फ्लावर्स, ठीक है, सॉरी, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर हो सके। ठीक है, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन जो है वो उस पर्टिकुलर प्लांट में हो सके। अब फ्रूट्स और सीड्स की जरूरत क्यों है? फ्रूट और सीड का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो फ्रूट और सीड्स होते हैं ना, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जो एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, या तो फ्रूट्स होंगे, या फिर वो क्या होंगे, सीड्स होंगे। ठीक है, या तो वो फ्रूट्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, सीड्स होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर जितनी भी अडेप्टेशंस होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो किस वजह से होती है, ताकि हम लोगों को एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल सके। और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये, ठीक है, यही
पॉइंट यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को और क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक इधर हुई हुई है। ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर हम लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि उन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है जहां पर फ्लावरिंग हो रही है, जहां पर फूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फूल का फॉर्मेशन हो रहा है, फूल वो वाला नहीं जो इंसानों वाला होता है, फ्लावर्स जो असल असल फूल होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होता है उसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, 4 वॉल्स होते हैं, जो कि अगर मैं बात करूं ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, एक होंगे एसेंशियल और एक होंगे नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल वॉल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं फर्टाइल। ठीक है, अच्छा ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब क्या होगा, इनके अंदर क्या होता है, देखो, दे कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स जो अटैच होते हैं, और ये अटैच किससे होते हैं, ये अटैच होते हैं आपके रिसेप्टिकल से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अटैच होंगे। अब ये जो 4 वर्ल्स होते हैं, ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 टाइप के वर्ल्स के अंदर ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल वर्ल्स होंगे ये क्या होंगे, फर्टाइल, और जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होंगे ये क्या होंगे, स्टेराइल। ठीक है, जो एसेंशियल वर्ल्स होंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल, और जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेराइल। ठीक है, अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी क्या होते हैं ना, आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, दो सब कैटेगरीज में, यानी एसेंशियल में भी आगे 2 वर्ल्स होंगे और नॉन एसेंशियल में भी 2 वर्ल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसेंशियल वर्ल्स की, ठीक है, जो कि क्या थे हमारे फर्टाइल, यानी ये किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब जो एसेंशियल वर्ल्स होंगे उसके अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम या फिर एंड्रीशियम भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रीशियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, गाइनीशियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गाइनीशियम, यानी कि 2 टाइप के एसेंशियल वर्ल्स होंगे, द फर्स्ट वन इज एंड्रीशियम एंड द सेकंड वन इज गाइनीशियम। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है ना, जो एंड्रीशियम होता है इसके अंदर आता है स्टेमन। ठीक है, इसके अंदर आता है स्टेमन, और गाइनीशियम के अंदर आता है पिस्टिल। ठीक है, गाइनीशियम के अंदर आता है पिस्टिल। अब ये जो स्टेमन भी होगा ना, स्टेमन भी होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो स्टेमन होगा ये आगे एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये आगे एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड होगा, और जो पिस्टिल होगा, ठीक है, जो पिस्टिल होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये डिवाइडेड का मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग से होंगे, इसका मतलब ये है कि एक जो स्टैमन होता है उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा एंथर और दूसरा पार्ट होगा फिलामेंट। ठीक है, अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, जो आपका स्टेमन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है। और अगर पिस्टिल की बात करी जाए वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जो पिस्टिल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें ये आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, और ये ओवरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ओवरी, और इसके अंदर ये क्या होता है, ये होता है एंथर, और ये जो होता है, ये जो होता है ये होता है फिलामेंट। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका होगा फिलामेंट। अच्छा, अभी डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा, यानी कि ये पूरा जो दिखा रही है ये पूरा क्या है, ये पूरा है गाइनोशियम,
या फिर पिस्टिल। ठीक है, ये पूरा क्या है, गाइनोशियम या फिर पिस्टिल। और ये क्या है आपका, एंथर और फिलामेंट के साथ में ये है आपका स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, ये और क्या दिखाया हुआ आपका, ये है आपके सेपल्स जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपको होता है नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में, मैं अभी बताऊंगी। एंड ये आपके जो है, दीज आर योर पेटल्स। ठीक है, आप पेटल्स को और क्या बोलते हैं, पेटल्स को बोलते हैं कॉरुला। ठीक है, पेटल्स को क्या बोलते हैं, कॉरुला। यानी वर्ल ऑफ पेटल्स को बोलेंगे कॉरुला और वर्ल ऑफ सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्स कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, जिसके अंदर क्या होंगे आपके वर्ल ऑफ सेपल्स जिसको बोला है, और कोरोला क्या होगा आपका, वर्ल ऑफ पेटल्स जिसके अंदर आपके पेटल्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो कलरफुल पत्तियां आप देख रहे होते हैं उनको हम लोग पेटल्स बोलते हैं और उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, यही आपका जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें ये आपकी ओवरी, ये आपके सेपल्स, ये पेटल, एंथर फिलामेंट। ठीक है, एंथर फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये पूरा डायग्राम जो है वो आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये नोट्स मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं कि आपको बाद में एनसीईआरटी को भी आप जस्ट एक बार देखें और आपको लगे कि ये तो मैं सारा नोट्स में पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी, हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। यानी कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो बेसिक बेसिक जितने भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो जो इवेंट्स अकर कर रहे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, एंड उनमें क्या क्या आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, उनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे एंड उन इवेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A number of hormonal and structural transformations occur prior to initiation of flowering। देखो क्या होता है ना, मान लो आप किसी फ्लावर प्लांट को देख रहे हैं, ठीक है, और आपको बायोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी क्या होता है ना, हम लोग प्लांट्स को देख के बता देते हैं कि इसमें अभी फूल आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बता देते हैं कि अभी इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम लोग बता पाते हैं या उसका क्या रीजन होता है कि हम लोग वो चीज बता पाते हैं, क्या होता है, फ्लावरिंग होने से पहले, ठीक है, फ्लावरिंग हो उसी से पहले क्या हो जाता है, एक प्लांट जो होता है, ठीक है, एक प्लांट जो होता है उसके अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो एक प्लांट के अंदर फ्लावरिंग के प्रोसेस से पहले ही होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी क्या होता है, उसी वजह से क्या होता है ना, फ्लावरिंग इनिशिएट हो पाती है, उन्हीं चेंजेस की वजह से क्या हो पाती है, फ्लावरिंग इनिशिएट हो पाती है। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, shoot apical meristem or the SAM is transformed into reproductive meristem। यानी कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम होगा वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम होता है, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम होता है ये क्या करेगा, इट ग्रोस टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। अब ये रिप्रोडक्टिव इनफ्लोरेसेंस क्या, मेरिस्टम क्या करता है, फर्दर ग्रोथ शो करता है ताकि वो क्या बना सके, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बना सके। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बना सके जहां पर फ्लावरिंग बेसिकली हो गया, जहां पर फ्लावर्स अटैच होंगे, ओवर विच फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप। ठीक है, जहां पे क्या होता है, जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया होता है उसका डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है, यही फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या होता है, फ्लोरल बड्स के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में ये फ्लोरल बड्स जो होंगी वो फ्लावर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। शूट एपिकल मेरिस्टम जो होगा वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम में चेंज हुआ। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम है वो क्या करेगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बनाएगा जहां पर आपका फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होगा। ठीक है,
जो फ्लोरल प्राइमोडिया होगा वो आपका ग्रो करेगा फ्लोरल बड्स के अंदर, एंड फ्लोरल बड्स क्या करेंगी, फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगी फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर क्या होता है, एंड्रीशियम और गाइनोशियम जो होता है वो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि उनका डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद में उनका डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली डेवलपमेंट से पहले डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे एंड्रीशियम और गाइनोशियम, उसके बाद भी क्या होगा, उनका फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब एंड्रीशियम के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर बीच में भी आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, देन वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हो उनको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप के ऊपर भी आप लोग अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी डाउट्स को आंसर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो बात होनी स्टार्ट हो गई, वो बात होनी स्टार्ट हो गई आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पर बात होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सॉरी। तो क्या होगा, अ टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। द फर्स्ट विल बी एंथर एंड द सेकेंड वन विल बी फिलामेंट। अब क्या होता है ना, ये देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम डायग्राम्स एनसीईआरटी के ही लूं, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी के डायग्राम्स को समझने में भी मुश्किल ना हो, और आप लोग उनको अच्छे तरीके से जो है वो समझ भी पाए, ठीक है, और पढ़ भी पाए। अब देखो, ये आपका एक स्टेमन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका है एंथर, ठीक है। और एंथर क्या होता है, एंथर होता है बाइलोब, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो लोब्स होंगे, ठीक है। एंथर के अंदर दो लोब्स होते हैं, इसीलिए इसको बाइलोब बोला जाता है। एंड बहुत ही लंबी पतली सी स्टॉक होती है, ठीक है। पतली सी स्टॉक होती है, यानी कि लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब एंथर क्या है, इट इज अ टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर जो होता है, टर्मिनल पोजीशन पे जो होता है, दैट इज आपका एंथर। एंड फिलामेंट क्या होता है, इट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ठीक है। एंड इट्स प्रोक्सिमल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यानी कि जो आपका फिलामेंट होता है, ये क्या होगा, आपका आपका थैलेमस से अटैच्ड रहेगा, ठीक है। इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो क्या होता है, आपका थैलेमस से अटैच्ड रहेगा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर फ्लावर कौन सी स्पीशीज का है, ठीक है। वो कौन सी स्पीशीज का फ्लावर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स होंगे वो कितने होंगे उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एंथर का कट सेक्शन दिखाया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंथर दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को पढ़ेंगे। अब एंथर जो होता है, एंथर इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग टू थीका। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एंथर है उसके अंदर दो लोब्स होंगे, ठीक है। यानी कि वो बाइलोब्ड हो गया, और हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, दो लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ईच लोब के अंदर, ठीक है, ईच लोब के अंदर आपके दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जो आपका एंथर होगा वो क्या होगा, डाइथीकस, ठीक है। उसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर दो थीका प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डाइथीकस। The two anther lobes are separated by a deep groove in front and are attached to each other by a band of vasculated sterile tissue, जिसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एंथर लोब्स होंगे उनके अंदर एक डीप ग्रूव होता है, ठीक है। फ्रंट पोजीशन में आपका एक डीप ग्रूव प्रेजेंट होगा, जिससे क्या होते हैं, जो आपके दोनों एंथर के लोब्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और जो आपके दो एंथर लोब्स होते हैं, जो दोनों एंथर लोब्स होंगे वो आपके कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है आपका, वेस्कुलेटेड
स्टेराइल टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपका जो है, जो टिश्यू आपका स्टेराइल होगा, फर्टाइल टिश्यू नहीं होता, स्टेराइल टिश्यू आपका जो होता है वो आपका कनेक्टिव होता है, ठीक है। और इसी की हेल्प से आपके क्या होते हैं, जो दोनों लोब्स होते हैं एंथर के, वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो दिया जाता है वो नाम दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ईच एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि हर एंथर के अंदर क्या होगा, हर एंथर जो होता है वो कुछ कुछ इस तरीके का जो है आपका एंथर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंथर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे कि जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और यहाँ पर बीच में जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ बीच में जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। आगे बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो एंथर होगा ये फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और क्या होता है ना, हर एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, हर कॉर्नर पे ऊपर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, जहां से आपके पोलन ग्रेन्स का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। और हर लोब के अंदर, अब ये देखो, ये क्या हो गया आपके, एक लोब ये हो गया, ये आपका एक लोब हो गया, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका सेकेंड लोब हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड लोब हो गया, ठीक है। तो दोनों लोब्स जो है कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड है, और हर लोब के अंदर आपके दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि एक एंथर के अंदर टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया जो हो गए वो चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, ठीक है। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, वन एंथर के अंदर आपके, जस्ट अ मिनट, वन एंथर के अंदर आपके फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, ठीक है, आपके वन एंथर के अंदर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। इसीलिए एंथर को क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, इसीलिए एंथर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। एंथर को क्या बोला जाता है, एंथर को बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, वेरी वेरी, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, पोलन सैक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड वही पोलन सैक्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद में उनके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर दिया है एंथर का। अब ये क्या है आपकी, ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ बीच में ये जो दिखाया हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ये जो दो लोब्स है, ठीक है, ये जो दो लोब्स हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, ये भी आपके क्या है, एक दूसरे से एक तो सेपरेटेड होंगे, एंड ये आपकी क्या होती है, ये आपके पोलन सैक्स बना लेते हैं, ठीक है। जो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे ये क्या बनाएंगे, पोलन सैक्स, और वही पोलन सैक्स के अंदर आपके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दो लोब्स हैं, ठीक है, ये जो दो लोब्स हैं इनके बीच में भी क्या होते हैं ना, ये इनके अंदर दो क्या होते हैं, ईच हैव थीका, ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं ना, दो थीका होते हैं, ठीक है, हर लोब के अंदर क्या होते हैं, दो थीका होते हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, ये जो लाइन प्रेजेंट होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, सबसे पहले ये डायग्राम अगर आप लोग देखें, ये डायग्राम आपको जो दिया हुआ है ये आपका पूरा क्या दिखा रहा है, लेयर्स ऑफ एंथर, ठीक है, जो आपकी लेयर्स होती है ना, जो यंग एंथर होता है उसकी जो लेयर्स होते हैं वो दिखा रहा है। और ये आपका जो दिखा रहा है ये आपका मेच्योर डिहाइज्ड एंथर दिखा रहा है, ये आपका क्या दिखा रहा है, मेच्योर डिहाइज्ड एंथर दिखा रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर एक फिगर जो है वो मिसिंग है, आई विल अटैच इट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आपके ये क्या दिखाए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स को आपको इसी के अंदर, ठीक है, ये वाला जो आपका है इसको आपको डिटेल में दिखाया होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि जो टीएस होता है ना माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसके अंदर वो क्या लग रहा होता है, सर्कुलर लग रहा होता है, जो जो माइक्रोस्पोरेंजियम लग रहा होता है वो सर्कुलर इन आउटलाइन लग रहा होता है, ठीक है। ये जो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है ये क्या आपको सर्कुलर इन आउटलाइन लग रहा है ना,
सर्कुलर एंड आउटलाइन लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। यानी कि जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, एक तो वो सर्कुलर इन आउटलाइन लग रहे होते हैं, एंड उनके अंदर जो टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तभी क्या हो रही होती है, वहां पर रैपिड डिवीजन हो रही होती है, एंड रैपिड डिवीजन होने की वजह से ही वहां पर पॉलन सैक्स एंड उसके बाद पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। यानी कि जो आपके सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, जो आपके सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अब इन्हीं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के आउटर लेयर जो होती है वो होती है एंथर वॉल, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये एंथर वॉल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। आपके एंथर वॉल से सराउंडेड होंगे, एंड यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं यही आपके क्या बनाते हैं? एमएमसी, ठीक है। एमएमसी क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मेल के केस में क्या होगा? वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, एंड फीमेल्स के केस में आपका क्या होता है? वो मेगास्पोर मदर सेल हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, इनकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 2n, ठीक है। इनकी जो प्लॉइडी होगी, ठीक है, जो प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी और मेगास्पोर मदर सेल की भी जो प्लॉइडी होती है वो आपकी क्या होती है? ठीक है, वो क्या होती है आपकी? 2n, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंथर वॉल लेयर्स की, ठीक है। एंथर की जो वॉल लेयर्स होती हैं बेसिकली चार चार लेयर्स होती हैं, ठीक है। चार लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, ठीक है। तो सभी लेयर्स को अभी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा? आपकी फॉलोइंग लेयर्स 4 टाइप की लेयर्स होंगी, ठीक है। सबसे पहले होती है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? हमें नाम से ही क्लियर है, कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर जो होती है, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है दैट इज एपिडर्मिस, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होगी? इट विल बी आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, एंड इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये एपिडर्मिस क्या करती है? आपका जो एंथर होता है उसको बाहर की किसी भी चीज से क्या कर रही होती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस का क्या रोल होगा? एपिडर्मिस का रोल होगा प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन का रोल होगा। एंड एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट कम्स एंडोथीशियम, ठीक है। यानी कि ये अगर एपिडर्मिस है तो अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंडोथीशियम, ठीक है। अब एंडोथीशियम के अंदर क्या होते हैं ना, अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एंडोथीशियम होती है उसके अंदर क्या होती है? अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कहाँ से अराइज करती है? जो अराइज करती है इनर टेंजेंशियल वॉल से, ठीक है। इनर टेंजेंशियल वॉल से आपके ये अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स जो होते हैं एंडोथीशियम के वो अराइज करते हैं, एंड यही आपकी जो है, जो आपकी एंडोथीशियम लेयर है वो आपकी हेल्प करती है आपकी डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, ठीक है। डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है? फटना। जब वहां पर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने होंगे ना तो उस टाइम पे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइसेंस, ठीक है। और ये किस वजह से डिहाइसेंस में हेल्प कर रही होती है? ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। इनका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसी वजह से जो एंडोथीशियम लेयर होती है वो आपकी डिहाइसेंस ऑफ एंथर के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं ना ये आपके हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते। हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? जो वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपके फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी फैमिली का दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है फैमिली हाइड्रोकैरिटेसी, ठीक है। हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, यानी हाइड्रोफाइट्स के अंदर फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर फाइब्रस बैंड्स जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर मिडल लेयर, ठीक है। अब मिडल लेयर क्या होती है? एक तो ये क्या होती है ना, एफिमेरल होती है, ठीक है। इट इज एफिमेरल इन
ओरिजिन एंड इट इज 1 to 3 लेयर, ठीक है। ये क्या होती है आपकी जो मिडल लेयर होती है, दैट इज 1 to 3 लेयर थिक। और मिडल लेयर जो होती है वो जैसे जैसे आपका एंथर मैच्योर होता है तो आपकी जो मिडल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। लास्ट में आपकी आती है टेपेटम लेयर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। आपके सीबीएसई के अंदर तो कई बार क्या होता है ना, टेपेटम के ऊपर ही, सिर्फ टेपेटम के ऊपर भी आपसे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये एक तो क्या होती है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। एंड ये क्या करती है, जस्ट अ मिनट, ये क्या करती है, इट सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। ये जो टेपेटल लेयर होती है ये स्पोरोजेनस टिश्यू को सराउंड करके रखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपका स्पोरोजेनस जो आपके सेल्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसको सराउंड करने वाली जो लेयर होती है वो टेपेटम होती है, क्योंकि एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो इनर मोस्ट लेयर होगी वही स्पोरोजेनस टिश्यू को सराउंड करेगी। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि स्पोरोजेनस टिश्यू को कौन सी लेयर सराउंड करती है, तो वो आपकी टेपिटल लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो टेपिटल लेयर होती है इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट का काम होता है, ठीक है। दे नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है टेपिटल लेयर, ठीक है। और जो टेपिटल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टेपिटल सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एक तो डीएनए का कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसको नरिशमेंट का काम करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। काफी डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है वो टेपिटल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो होता है वो टेपिटल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो जनरली आपकी टेपिटल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड वहां पर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखो क्या होगा ना, जब एंथर यंग होता है, जब आपका एंथर जो होता है वो यंग होता है, उस टाइम पे वहां पर क्या होता है ना, अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स जिनका नाम होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। यानी कि जब एंथर यंग होगा तो क्या होता है, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक स्पोरोजेनस टिश्यू के जो एक हम लोग बोल सकते हैं सेल्स का एक ग्रुप जो है, वहां पर होमोजेनस सेल्स का एक ग्रुप जो है जिसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, वो क्या होता है हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आपको मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, जब जो एंथर होता है वो मेच्योर नहीं होता, वो यंग होता है, ठीक है। और जो टैपेटम होता है, अब ये पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। अब जो क्या होते हैं आपके टेपेटम होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर टेपेटम, और दूसरा होता है आपका अमीबॉइड टेपेटम, ठीक है। आप इनके नाम याद रखिए, डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब ये देखो ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपका यंग एंथर दिखाया हुआ है। अब ये देखो ये आपका क्या है, सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। ये वाली आप, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है। दिस इज योर एंडोथीशियम, ठीक है। ये जो आपकी है दिस इज योर एंडोथीशियम। अच्छा ये आपकी जो है नेक्स्ट इज योर मिडल लेयर, ठीक है। मिडल लेयर को हम लोग एक काम करते हैं, ये आपकी जो है ये आपकी मिडल लेयर है, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ये आपका जो है दिस इज योर टेपेटम, ठीक है। ये वाली, ये बाहर वाली जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये वाली जो है दिस इज योर टेपेटल लेयर, ठीक है। टेपेटल लेयर ये है आपकी। अब ये जो आपका सेंटर में दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है दिस इज योर स्पोरोजेनस टिश्यू। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है जिसका काम था प्रोटेक्शन का। फिर आपकी है एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, ये आपकी एपिडर्मिस से अंदर वाली लेयर। फिर ये जो दो आपकी हैं दीज आर योर मिडल लेयर्स, ठीक है। और उसके बाद है आपकी टेपेटम, ठीक है, जहां पर आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो डायग्राम दिखा रहा है ये आपका क्या दिखा रहा है, जो डिफरेंट लेयर्स होती है एंथर वॉल की, ये आपका वो शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका मेच्योर डिहाइस्ड एंथर दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी क्या है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस जो हो गई वो ब्रेक हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहीं से क्या होना था, बेसिकली वो लाइन ब्रेक होती है तभी क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डिहाइस होते हैं, यानी कि जो
आपकी जो है आपका पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये आपका वो दिखा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोसेस जहां पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स होंगे उनकी प्लॉइडी क्या होगी, एन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जब 2n से n हो रहा है, ठीक है, 2n से आपका n हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, कहाँ पर होगा ये प्रोसेस आपका होगा इनसाइड पोलन सैक। और यहाँ पर डिवीजन कौन सी होगी, डिवीजन आपकी होगी मियोटिक डिवीजन, ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन ही यहाँ पर होगी। तो मियोटिक डिवीजन की हेल्प से जब आपकी प्लॉइडी 2n से n हो जाएगी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जब फॉर्मेशन होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी जो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं ना, 4 सेल्स के ग्रुप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। ये क्या हमेशा जो प्रेजेंट होंगे, ये 4 सेल्स के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके माइक्रोस्पोर है, फोर फोर माइक्रोस्पोर्स इकट्ठे लेट से ऐसे है, ठीक है। तो इस कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके माइक्रोस्पोर है वो इन ग्रुप ऑफ 4 अटैच होंगे, ठीक है। और इसीलिए क्या भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड भी क्या होता है, ये भी आपका हेप्लॉइड होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं उनकी प्लॉइडी ही एन है, एंड वो सारे सिर्फ ग्रुप में अटैच हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होएगा उसकी भी जो प्लॉइडी रहेगी वो क्या रहेगी, एन ही रहेगी, वो भी हेप्लॉइड ही रहेगा। नाउ एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का ही जो डेवलपमेंट होता है वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, ठीक है। अब कब होगा, जैसे जैसे आपका एंथर मैच्योर होगा और वहां पर डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर जब एक दूसरे से अलग होंगे तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर खुद को डेवलप करेंगे, ठीक है। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब एंथर डिहाइसेंस होता है तब वो क्या हो जाते हैं, आपके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तब क्या होते हैं, एंथर डिहाइसेंस के साथ में आपके माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो हो जाते हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स होते क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट की को। एंड जनरली दे आर स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। जनरली जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल इन नेचर। देखो कई बार क्या होता है ना, जब फ्लावर्स पोलन शेड करते हैं तो कई बार हम लोगों के स्किन के ऊपर या हम लोग के हाथ के ऊपर भी क्या हो जाते हैं, या फिर कपड़ों के ऊपर पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। तो आपने देखा कभी पोलन का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। और ये जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एंड जो साइज होता है वो क्या होता है, अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 mm का इनका डायमीटर होता है, ठीक है। यानी कि ये अगर मैं पोलन ग्रेन बता रही हूँ तो ये जो होगा ये इसका 25 to 50 mm का इसका डायामीटर होगा, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन होती है, ठीक है, इसकी सेल वॉल को क्या बोला जाता है, इसकी सेल वॉल को बोला जाता है स्पोरोडम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोडम। और इसी वॉल की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसी वॉल की क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं, वन इज इंटाइन एंड द सेकेंड वन इज एक्साइन, ठीक है। अब इंटाइन से क्या समझ में आ रहा है, इंटाइन से समझ में आ रहा है इनर लेयर होगी, ठीक है। और एक्साइन क्या होगी, एक्साइन आपकी आउटर लेयर होगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी इन दोनों लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले आती है आपकी एक्साइन, यानी कि आपकी आउटर लेयर। देखो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि जो आउटर लेयर्स होती है उनका एक ही मेजर काम होता है, वो होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। तो ये भी क्या होती है? इट इज हार्ड आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। अभी तक ऐसा कोई भी केमिकल या ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं बन पाया है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर दे? डिग्रेड कर दे। ठीक है, जो स्पोरोपोलिनिन को खराब कर दे, ऐसा कोई भी केमिकल या सब्सटेंस अभी तक हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक रीजन होता है। देखो जो एक्साइन होती है ना, एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग पोलन ग्रेन्स को काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है इसका काफी हाई सिग्निफिकेंस होता है। अब ये क्या कर सकती है? इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, काफी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। ऑब्वियसली अगर डिग्रेड ही नहीं होगी, यानी कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी टॉलरेट कर पा रही है और बेसिस को भी टॉलरेट कर पा रही है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स पोरोपोलिनिन इज फार। इसीलिए क्या होता है, ये फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करती है। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनको हम लोग क्या करते हैं? फॉसिल्स, फॉसिल्स की तरह इनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, किस वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। ठीक है, it is so hard that the pollen grains are well protected from hazardous environment when they are pollinated by biotic and abiotic agent। देखो अब क्या होता है ना, पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन होता है यानी ट्रांसफर होता है। तो अगर मान लो कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंड एक्साइन लेयर ना प्रेजेंट हो, तो मान लीजिए कि जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है किसी आउटर कैलिमिटी की वजह से, किसी नेचुरल कैलिमिटी की वजह से या किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या एनिमल के अटैक की वजह से, तो फिर तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो क्या उस केस में पॉलिनेशन हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर पोलन ग्रेन ही होके नहीं होगा, तो आपका जो अगर हेल्दी पॉलन नहीं होगा तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होती है, जो आपकी पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसके अंदर भी आपकी ये जो लेयर है वो क्या कर रही होती है? एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। इट एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स। अब क्या होता है ना, आपकी जो ये लेयर होती है, एक्साइन लेयर जो होती है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि क्या होते हैं? टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस के होते हैं। ठीक है, जो आपकी क्या कर रहे होते हैं? टेक्सोनोमी को स्टडी करने में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड स्पोरोपोलिनिन के अंदर एक पर्टिकुलर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होती। बहुत ही छोटा सा एक पोर होगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्पोरोपोलिनिन की लेयर है, तो हो सकता है यहाँ पर एक स्पोर प्रेजेंट हो जहां पर आपकी स्पोरोपोलिनिन की लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलिनिन का रोल क्या होता है? अगर ये स्पोरोपोलिनिन ना हो तो पोलन ट्यूब का जनरेशन ही नहीं होगा एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कभी अक्कर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो रोल होता है ये आपकी जर्म पोर का होता है। ठीक है, सो ये जो जर्म पोर होता है यहाँ पर क्या होती है? स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। सो आई होप आप लोगों को एक्साइन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटाइन की। इंटाइन क्या होती है? इट इज द इनर वॉल विच इज थिन एंड कंटिन्यूस। जो थिन और कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है और काफी पतली लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोस और पेक्टिन से बनी होती है। लास्ट में आपका क्या होता है? जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो किससे सराउंडेड होता है? पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी, हम लोगों ने आपके पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, एंथर के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कुछ हद तक हम लोगों ने कवर करने की इस वीडियो में कोशिश की। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में जितना मैंने आप लोगों को बताया वो सारा आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो पोलन पोलन ग्रेन के अंदर जो रह गया उसको हम लोग कवर करेंगे एंड फाइनली फिर हम लोग आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर की हम लोग बात करेंगे। वहां पर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स
and you can download the notes from our Telegram channel. We will meet you in the next video. Till then, keep learning.